एवरीबॉडी। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि 12वीं बोर्ड के लिए 12वीं बोर्ड में गणित की परीक्षा के लिए कैलकुलस एक अहम टॉपिक या अहम शाखा हो जाती है। कारण कि कैलकुलस से संबंधित लगभग 44 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैलकुलस पर अपनी धाक जमाने के लिए, कैलकुलस पर अपनी कब्जा जमाने के लिए आपको मूल रूप से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक को कंप्लीट तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं दोनों टॉपिक के अंतर्गत कैलकुलस से संबंधित सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो मैंने पिछले कई वीडियो द्वारा डिफरेंशिएशन से संबंधित सवालों को बताया था। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन का अर्थ है समाकलन, और समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम है, यानी इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे का प्रतिलोम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। जैसे इसे व्युत्क्रम को यानी इंटीग्रेशन जो समाकलन है, इसे प्रति अवकलन भी कह सकते हैं। अगर किसी फंक्शन का आप अवकलन करते थे तो उससे जो प्राप्त मान होता था उसे आप अवकल गुणांक या अवकलज कहते थे। अगर उसी अवकलज को फिर उस दिए गए चर के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रति अवकलज होगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर x स्क्वायर कोई फंक्शन है, अगर उसे x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x प्राप्त होता है। ये चीज तो आपने पढ़ा। अगर यदि हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं, उसका समाकलन करते हैं तो x स्क्वायर प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि अगर x स्क्वायर का अगर यदि हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो 2x प्राप्त होगा, और फिर 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट या बेसिक फार्मूला से संबंधित सवाल को बताऊंगा। कारण कि आपके किताब में इंटीग्रेशन से संबंधित बहुत सारे चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और उन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप जब तैयार कर लोगे तो फिर पूरी तरह से आप बोर्ड परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर को आप उठा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। खाली इंटीग्रेशन का उपयोग, समाकलन का उपयोग केवल 12वीं परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। आगे जाकर के इसका उपयोग अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वित्त क्षेत्र में, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। तो जैसे कि इसका सूत्र प्राप्त करना, यानी इंटीग्रेशन से संबंधित सूत्र प्राप्त करना बहुत ही आसान है। अगर यदि आप डिफरेंशिएशन से संबंधित सूत्र जान रहे हो तो फिर इंटीग्रेशन का भी सूत्र आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सूत्र लिख दूंगा, फिर उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। तो देखें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएट साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी साइन x को x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x प्राप्त होता है। तो ये डिफरेंशिएशन है, ये अवकलन है। अवकलन एक विधि है, यानी कलन की दो विधियां आप 12th में पढ़ोगे या आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक विधि अवकलन और एक विधि समाकलन। तो अवकलन तो आपने बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया। अगर किन्हीं का अवकलन से संबंधित कुछ टॉपिक छूट गया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब जैसे कि ये अवकलन तो आपने देखा, अब समाकलन, तो समाकलन में होता क्या है, जैसे कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन।
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट में क्या होता है कि बिना सीमा का एक अनिश्चित सीमा पर उसका मान निकाला जाता है, तो इसलिए उसमें क्या करते हैं कि जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट में एक अचर जोड़ करके लिख देते हैं। वो अचर c के रूप में हो सकता है, वो अचर k के रूप में हो सकता है। लेकिन निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन में दो सीमाएं दी होती हैं, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। तो जब एक दो सीमाएं दी होती है और सीमा के बीच का मान निकालना होता है तो उसका एक निश्चित हल या निश्चित मान प्राप्त होता है, जो आप आगे के वीडियो में या आगे के एक्सरसाइज में आप समझोगे पढ़ोगे। अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो आज मैं बताया ना कि बेसिक आपको जानकारी दूंगा। तो जैसे इसमें होता क्या है, जैसे ये मान लिया जाए cos x इंटू डी एक्स, तो ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को इंटीग्रल बोला जाता है। ये इंटीग्रल है, इसका उच्चारण इंटीग्रल होगा। और इसके अंदर जो फंक्शन है इसको इंटीग्रांड बोला जाता है, इंटीग्रैंड ये। और ये जो क्रिया है इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा, तो रिजल्ट प्राप्त करने की जो विधि होती है, जो प्रक्रम है, ये पूरा प्रक्रम इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी समाकल, समाकल्य और समाकलन, ये तीन बिंदु, ये इंटीग्रल, इंटीग्रैंड और ये प्रोसेस इंटीग्रेशन, इसके बारे में आप सबसे पहले जान लें। तो जब भी उच्चारण करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डी एक्स, तो यानी cos x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहां जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो इसका जब प्रत्यवकलन निकाला जाएगा, जैसे कि इंटीग्रल cos x इंटू डी एक्स बराबर ये फंक्शन प्राप्त होगा sin x। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। अब इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि cx, तो cx का आप डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो आपने c प्राप्त किया होगा। c यानी कोई भी अक्षर कांस्टेंट 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर यदि हम इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ c इंटू डी एक्स, तो बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, cx प्राप्त होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहां भी देख रहे हैं कि cx का डिफरेंशिएशन c होता है और c का इंटीग्रेशन cx होता है। तो इस तरह से तीसरा चीज देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो अगर यदि हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पूरी तरह से याद रखते हैं तो उससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ लेकर चलना होगा, ताकि आप 44 नंबर 44 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अभी इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देता हूँ और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ताकि चैप्टर आपका आसानी से बने। तो देखें, अब इन सभी सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में sin x हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया कि अगर यदि cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्ट sin x होगा। उसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस sin x होता है। सॉरी, यहाँ देख लीजिए, cos x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें याद है तो इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। अब tan x का भी आपने पढ़ा कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो वही रिजल्ट जो है tan x होता है। अब इंटीग्रेशन का जो मान प्राप्त हुआ, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर वही वाला चीज प्राप्त हो जाता है। जैसे tan x का
डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x प्राप्त होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। cot x का आप पढ़े हैं कि माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो उसी तरह से cosec स्क्वायर x का ये माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा तो माइनस cot x, यहाँ पर माइनस cot x हो जाएगा फॉर्मूला। फिर देखिए sec x है तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन निकल जाएगा sec x। तो इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख लें और इसके आधार पर आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन रहे एग्जांपल, अब क्वेश्चन में रहे कि इसका एक्स क्यू इंटू डी एक्स बराबर वाई, यानी एक्स क्यू को इंटीग्रेट करना है या एक्स क्यू का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो इस टाइप का फॉर्मूला है। आप देखिएगा यहाँ पर अगर यदि डिफरेंशिएशन में आपने ये पढ़ा तो देखिए x पर पावर n इंटू डी एक्स का क्या होता है, x पर पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप सवाल को बना सकते हो। अब इंटीग्रेशन को i से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में i बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है कि यहाँ पर लिमिट रहता है, जैसे यहाँ 1 रह सकता है, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ 5 रहेगा, मतलब ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। अगर लिमिट कुछ दिया हुआ रहता है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि 1 से 10 तक आप सम संख्या बताओ, तो 1 से 10 तक में सम संख्या आप गिन के बता सकते हो, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। लेकिन अगर यदि बोला जाए कि सम संख्या बताओ तो इसकी गिनती नहीं हो सकती है, कारण कि संख्याएं अनंत है, अपरिमित है। तो उसी तरह से जब यहाँ पर कुछ सीमा दिया हुआ रहेगा तब उसमें आप जो रिजल्ट प्राप्त करोगे वो फिक्स होगा। लेकिन ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, कारण कि इसमें कहीं कोई सीमा नहीं है। और जब इंडेफिनिट इंटीग्रल जब दिया रहता है, उसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें c या k को जोड़ देते हैं, यानी c या k जो होता है वो एक अचर होता है। अब यहाँ देखेंगे कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो सूत्र तो हमारे पास है ना, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। तो n के जगह पर यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3 प्लस 1, और जो यहाँ घात में रहता है देख रहे हैं कि जो यहाँ पावर यानी घात के रूप में रहता है वही नीचे हो जाता है। तो यहाँ 3 प्लस 1 है, तो यहाँ भी 3 प्लस 1 करेंगे तो ये x पर पावर हो जाएगा 3 और 1 4 और बटे 4 हो जाएगा। चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर प्लस c लिख देंगे आंसर। अब इसका जब भी डिफरेंशिएशन आप करोगे रिजल्ट एक्स क्यू प्राप्त होगा। तो इस टाइप से सवाल आपको बताते जाते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, कारण कि इसी फॉर्मूला के आधार पर आपका मूल इंटीग्रेशन के अलावा अंतिम फाइनल इंटीग्रेशन यानी पूरे इंटीग्रेशन आपको इन्हीं सब फॉर्मूले के सहारा से मतलब आसान हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं फिर दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, ध्यान से देखते जाएं। अब इन उदाहरण के द्वारा हम लोग इंटीग्रेशन को और अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिया जिसका इंटीग्रेशन में बारी बारी से बना करके दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ। तो आप इसको देख लें, क्योंकि इससे संबंधित चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं और इसके आधार पर उन सारे सवालों को आप हल कर सकते हो और फिर आगे चैप्टर की भी आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन अलग अलग टाइप का अलग अलग चैप्टर में है, तो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे और उन सारे सवालों को आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। तो देखते जाएं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे cos 2x है। cos x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि जब cos x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो sin x होता है, लेकिन यहाँ पर cos 2x है। तो जैसे मान लेते हैं, माना इंटीग्रल ऑफ fx इंटू डी एक्स, जैसे fx एक फंक्शन है, अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन
ये प्राप्त हुआ। तो अगर यदि x के जगह पर ax प्लस b रहे, यहां अगर fx का इंटीग्रेशन अगर यदि fx माने, तो अगर x के जगह पर ax प्लस b रहेगा, तो यहां भी क्या करेंगे, x के जगह पर ax प्लस b लिख देंगे। लेकिन जो x का गुणांक रहेगा, जो x का गुणज रहेगा, उसे बट्टा में लिख देंगे, यानी उससे भाग करेंगे। ये चीज ध्यान देना है। अगर fx का इंटीग्रेशन मान लिया जाए ये fx हो रहा है, तो यहां पर x के जगह पर ax प्लस b कोई एक व्यंजक एडजस्ट हुआ है, तो इसके बदले रिजल्ट तो यही होगा। जैसे यहाँ पर x के जगह पर ax प्लस b हुआ, तो यहाँ भी x प्लस b होगा, लेकिन x का जो गुणज होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एक नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू dx। तो इसलिए I बराबर तो लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू dx। अभी मैंने बताया था कि fx का जो fx होता है, तो cos x का तो आप जान रहे हैं कि cos x का इंटीग्रेशन अभी मैंने लिख दिया था sin x होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा cos 2x, तो जब x के जगह पर ax प्लस b, यहाँ भी ax प्लस b होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग sin 2x। लेकिन मैंने बताया यहाँ पर कि जो x का गुणज होता है उससे भाग देते हैं, तो यहाँ पर x का गुणज 2 है, तो बट्टा में 2 लिखेंगे। चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो यहाँ प्लस c करेंगे, रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये सब आप देखते जाएं, एग्जांपल वाइज बता रहा हूं, टॉपिक बाय टॉपिक। 2 नंबर देखिए, यहां पर दिया हुआ है ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। ये भी एक फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। I बराबर इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन है वही लिखाएगा, जैसे आपको बताए थे x टू दी पावर n इंटू dx का x टू दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। अभी मैंने सूत्र बताया, तो यहाँ भी इसको जब एक फंक्शन मानेंगे, इस पर 2 पावर है, यानी n के जगह पर 2 है, तो जो n रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसी को फिर नीचे लिखते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस b लिख देंगे और 2 प्लस 1 करेंगे, तो जो यहाँ पर घात के रूप में रहता है उसी को यहाँ बटा में लिखते हैं। तो 2 प्लस 1 है, तो यहाँ भी 2 प्लस 1 कर देंगे। और एक चीज और मैंने अभी बताया था इस सवाल में कि x का जो गुणज रहता है उसे भाग देते हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं x का गुणज a है, तो क्या करेंगे, नीचे में a लिख देंगे। अब आगे इसको लिखते हैं ax प्लस b होल टू दी पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, और नीचे 2 और 1 3, और साथ में a है। चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें सीमा नहीं दिया हुआ है, तो प्लस c लिखेंगे, यही आंसर प्राप्त होगा। तो आप देखिए, 1 नंबर का सवाल अभी देख लिए, 2 नंबर का। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ भी इसको समझेंगे। क्योंकि अगर यदि हम लोग ये बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 होल इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो I बराबर लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 होल इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे, एक बार x स्क्वायर के साथ dx रखेंगे, एक बार 5x के साथ रखेंगे, एक बार 7 के साथ, क्योंकि तीनों अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू dx, यानी इसके साथ हो गया। अब यहाँ -5 बाहर कर देंगे, कारण कि 5 अचर है, तो बाहर कर लिए। अब यहाँ बचेगा x इंटू dx, और फिर 7 बाहर कर लिए, तो केवल इंटीग्रल ऑफ dx बचा। आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाले व्यंजक को अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर दिए, तीनों फंक्शन को अलग अलग कर लिए। अब ये सूत्र फॉलो कर रहा है x टू दी पावर n वाला, तो x टू दी पावर n वाला सूत्र में क्या होता है, x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। तो यहाँ x पर 2 पावर है, तो 2 प्लस 1 लिखेंगे, नीचे भी 2 प्लस 1 कर देंगे। फिर -5 इंटू x पर यहाँ 1 पावर है,
तो लिख देंगे 1 + 1, नीचे भी 1 + 1, और फिर 7 इंटू इसका फॉर्मूला x होता है, तो यहाँ पर x लिख दिए। अब देखेंगे x पर ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, फिर -5 ये हो जाएगा x पर पावर 2 और नीचे 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब +7x, और देख रहे हैं कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर c जोड़ देते हैं, यानी प्रत्येक रिजल्ट में c या k जोड़ देंगे, वही अचर होता है। अब फिर जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो यही प्राप्त होगा। अब चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ sec x होल इंटू sec x + 10x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, निकालते हैं, तो i बराबर इंटीग्रल ऑफ, एक बार सेक से सेक को गुना कर देते हैं, सेक गुना सेक करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, फिर प्लस, क्योंकि अलग फंक्शन है इससे इसको करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 10x इंटू dx। ध्यान से देखिएगा, sec x को sec x से मल्टीप्लाई किए तो sec स्क्वायर x हो गया इंटू dx, फिर sec x से 10x को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब दोनों अलग अलग फंक्शन में है, दोनों का फॉर्मूला अभी मैंने बता दिया है। sec स्क्वायर का निकलता है 10x और sec x इंटू 10x का निकलता है sec x, तो दोनों आ गया। अब चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम लोग c जोड़ेंगे। तो अभी मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन बना करके दिखाया, ये 4 एग्जाम्पल है जो आपको एक चैप्टर बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आप स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बुक को फॉलो कर रहे हैं तो 19.1 में प्रत्येक सवाल इसके आधार पर बनेगा। इसके अलावा अगर RS अग्रवाल NCERT किसी भी बुक को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट सीखा, उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। फिर मैं टाइप बाय टाइप प्रत्येक वीडियो में आपको इंटीग्रेशन से संबंधित सवाल बताते जाऊंगा और आप जरूर लाइक करते जाएं, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।